हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास नाइन्थ के चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड दियर सेपरेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मिक्सचर क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, फिर सॉल्यूशन के पार्ट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, फिर हम देखेंगे सस्पेंशन क्या है और कोलाइड सॉल्यूशन क्या है, फिर हम देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, कोगुलेशन क्या है, और अंत में देखेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या है। और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो सॉल्यूट, होमोजीनियस मिक्सचर और लास्ट में टिंडल इफेक्ट। और एक जो सबसे ज़्यादा आपको कंसंट्रेशन जब आप निकालेंगे, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तब आप वो उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में इतने ये सारे टॉपिक रहेंगे और वही हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मिक्सचर क्या है। जैसे आप देखे होंगे कि मान लीजिए ये हल्दीराम की नमकीन है, हल्दीराम की नमकीन है जिसका नाम है मिक्सचर। अब आप उसमें देखते हैं कि मूंगफली भी रहती है, उसमें सेव भी रहते हैं और उसमें दाल भी रहते हैं। मतलब कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। दैट मीन्स अलग अलग एलिमेंट मिले हैं, अलग अलग कंपोनेंट मिले हैं, और जब मिल के, और केमिकली नहीं, जब वो मिले हैं केवल, तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? मिक्सचर। उस नमकीन का नाम इसीलिए क्या रख दिया गया? मिक्सचर। व्हेन, तो आप इससे क्या समझ में आता है? इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया? टू आर मोर देन टू। एलिमेंट आर कंपोनेंट। जब किसी चीज में टू आर मोर देन टू एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे प्रेजेंट, टू आर मोर देन टू कॉन्स्टिट्यूएंट आर एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी किसी भी जगह आपको ऐसे मिलते हैं, तो आप क्या उसे बोलेंगे? मिक्सचर। जब आपको दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपोनेंट किसी भी जगह आपको दिखे एक साथ, तो वो क्या आप बोलेंगे? उन्हें मिक्सचर। अब मिक्सचर के टाइप क्या हो जाते हैं फिर? तो एक होगा होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये दो टाइप है। अब इन दो टाइप का क्या मतलब हुआ कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है एंड हेटेरोजीनियस। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, व्हाट इज होमोजीनियस, व्हाट इज मिक्सचर एंड एक्सप्लेन इस टाइप, तो आप लिखोगे कि मिक्सचर इज when two are more than two constituent mix, or two or more than two element or component mix, then it is known as present there, then there is a mixture, वो क्या होगा? mixture. And its type is two type, one is homogeneous and second one is heterogeneous. ये इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब होमोजीनियस क्या हो गया, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से ये चीजें इजीली समझ में आएगी। जैसे आप मान लीजिए एक ग्लास में वाटर लिए, और ये वाटर, और आप इसमें शुगर ऐड किए। ऐड क्या किए आप? शुगर। आप शुगर ऐड किए, अब क्या किए? थोड़ी देर तक आप इसे स्टेयर किए। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मतलब घुमाए, आप स्पून से उस शुगर को घुलाते रहे। स्टेयर्ड, जब वो बिल्कुल डिसॉल्व हो गया, मतलब उसी में घुल गया, तब आपको शुगर के पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे। शुगर के पार्टिकल इसी में मिक्स हो जाएंगे। जब इसी में मिक्स हो गए तो क्या हो गया? अब वो दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स आप पहला सिप जब पिएंगे, तो आपको जो शुगर और वाटर का टेस्ट आएगा वही लास्ट सिप में भी आएगा। दैट मीन्स ये मिक्सचर जो है, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है, वो क्या है? थ्रू आउट मीडियम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस मिक्सचर में क्या हुआ कि जो सॉल्यूट था, जो शुगर था, वो थ्रू आउट मीडियम हो गया। दैट मीन्स यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली मतलब जैसे आप पहला सिप जिस तरह का वाटर और शुगर का सोल्यूशन का आपको टेस्ट आया, वैसे ही लास्ट सिप आएगा यूनिफॉर्मली। और जब आप शुगर और वाटर का मिक्सचर लेते हैं तो वो एक फेज रहता है, दैट इज लिक्विड फेज। सॉलिड उसमें से गायब हो गया, दैट मीन्स शुगर का जो सॉलिड फेज था वो खत्म। दैट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा इन वन फेज, इन वन फेज। वन फेज मीन्स या स्टेट मीन्स जैसे सॉलिड लिक्विड गैस ये स्टेट होते हैं। अगर वो क्या है, वो अगर एक एक फेज में है, दैट मीन्स ये तो सॉलिड में रहेगा, ये तो लिक्विड में रहेगा, ये तो गैस में रहेगा। इसमें जो है शुगर और वाटर, शुगर डिजोल्व हो जाएगा तो केवल और केवल वाटर रह जाएगा और वाटर में वो मिक्स रहेगा, इसलिए वन फेज और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो और हम इजिली इसे सेपरेट नहीं कर सकते। इजिली सेपरेट आप शुगर को क्या इससे निकाल सकते हो क्या इजिली? नहीं, तो हम इजिली सेपरेट नहीं कर सकते, नॉट सेपरेट इजिली। इजिली इसे सेपरेट नहीं कर सकते। अब दूसरा हेट्रोजीनियस दिया हुआ है। हेट्रोजीनियस क्या होता है? आप होमोजीनियस आप पढ़ चुके हो, होमोजीनियस आप पढ़ चुके हो, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट सोल्यूशन, सोल्यूशन। दूसरा आप क्या पढ़े हो? दूसरा आप इसी में पढ़े हो कि इन ए सिंगल फेज, सिंगल फेज या वन फेज, सिंगल फेज। अब इजिली कैन नॉट सेपरेट, इजिली कैन नॉट सेपरेट इजिली, आप इजिली सेपरेट नहीं कर सकते हो। अब इसी में ये टाइप्स की बात हो रही किसके, मिक्सचर की। दूसरा आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक बात ध्यान रखना, आप लोग हेट्रोजीनियस की स्पेलिंग अधिकतर बच्चे गलत लिख देते हैं, HETERO, आप TRO आप लिख देते हैं HETRO, दैट इज टोटली गलत। HETEROGENEOUS, हेट्रोजीनियस। अब हेट्रोजीनियस इसमें यूनिफॉर्मली थ्रू आउट सोल्यूशन, क्या यूनिफॉर्मली क्या हुआ था, सल्यूट, जो सल्यूट था ये यूनिफॉर्मली था। अब इसमें क्या हो जाएगा, सल्यूट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या होगा, सल्यूट जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सोल्यूशन। इसका एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे आप मान लो एक ग्लास लिए और उसी में वाटर आपका है और आप सैंड पार्टिकल मिला दिए। कौन से पार्टिकल? सैंड पार्टिकल। क्या सैंड पार्टिकल उसमें बिल्कुल डिजोल्व हो जाता है? नहीं डिजोल्व होता। थोड़े समय बाद आप जब रखते हैं तो सैंड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है। जब वो सेटल डाउन हो गया तो आप ऊपर का पानी तो पी लेते हैं, लेकिन जब नीचे का जो सैंड पार्टिकल है उसे आप क्या करते हैं, थ्रोन आउट कर देते हैं, आप नहीं पीते, आप फेंक देते हैं। दैट मीन्स ये फर्स्ट सिप में जिस तरह का आप टेस्ट लिए वाटर का, लास्ट सिप में आप सैंड को नहीं पीते, आप फेंक देते। दैट मीन्स वहां उसका अमाउंट ज्यादा है, सैंड का अमाउंट, इसीलिए आप फेंक दी। क्योंकि आपको डर क्या है, आपके पेट में जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको पथरी जैसी बीमारी हो सकती है। इसीलिए वो क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्मली। फर्स्ट सिप में जैसा आया लास्ट सिप में वैसा नहीं आया, या लास्ट सिप में जिस तरह का उसका टेस्ट है वो फर्स्ट सिप में आपका नहीं है। दैट मीन्स क्या दोनों एक तरह के फेज में है? नहीं। सैंड क्या है, सॉलिड फेज में है, नीचे बैठ गया है, और ऊपर जो है वो क्या है, वाटर है जिसे आप पी रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज नो वन फेज, मतलब यहाँ दो फेज हो सकते हैं, टू फेज, टू फेज या डिफरेंट फेज। डिफरेंट फेज हो सकता है या टू फेज होंगे। जैसे सैंड सॉलिड में है,
और वाटर किस में है? लिक्विड में। वाटर लिक्विड में है और सैंड सॉलिड में। तो इसमें होमोजीनियस क्या है? यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, जो सल्यूट होगा यूनिफॉर्मली थ्रू आउट सोल्यूशन होगा, इन ए सिंगल फेज होगा, कैन नॉट सेपरेट इजिली, इसे सेपरेट इजिली नहीं किया जा सकता। शुगर और वाटर को इजिली आप जब डिजोल्व हो जाएगा सेपरेट इजिली नहीं कर पाएंगे। बट इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर सल्यूट इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सोल्यूशन, उसे आप इजिली सेपरेट कर सकते हैं। कैन सेपरेट, कैन सेपरेट इजिली। उसे कैसे आप इजिली कर पाए? आपने पहले पानी पिया, पानी पीते गए, जब देखा आप ज्यादा अमाउंट में अब बचा है सैंड, तो आप क्या किए? पानी फेंक दिए। पानी आप क्या किए? फेंक दिए। तो इन दोनों में डिफरेंस, ये डिफरेंस इनका इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैं ये एग्जाम्पल है, यहाँ आप बना लो वाटर एंड, वाटर एंड, आप इसे एग्जाम्पल के साथ, ये एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल के साथ इसे एक्सप्लेन करना। आपके क्वेश्चन पेपर में ये आता है। और क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन कैसे आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 9th के लिए। व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर, एक्सप्लेन इट्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, टाइप विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल। आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले मिक्सचर, इफ देयर आर टू आर मोर देन टू कंस्टिट्यूएंट्स comes together or forms, then there is a mixture. And what is types? Homogeneous and heterogeneous. Homogeneous में आप लिखोगे कि solute is uniformly distributed throughout solution और in a single phase, can not separate easily. और heterogeneous में आप लिखने वाले हैं, एग्जाम्पल आप लिखोगे वाटर और शुगर। और हेट्रोजीनियस में आप क्या लिखने वाले हो कि कैन नॉट, कैन बी सेपरेट इजिली, और जो सॉल्यूट है वो यूनिफॉर्मली नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक फेज में नहीं है, कई फेज में। ये आप घर पे लिखने की कोशिश करना, ये आपके एग्जाम में आता है राइट आंसर। इसके आंसर आप लिखना ये घर पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या है? सोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका सोल्यूशन, ये भी आपके क्वेश्चन में आता है। व्हाट इज सोल्यूशन एंड व्हाट इट्स कंपोनेंट, इसके कौन से कंपोनेंट है या ये किस चीज से बनते हैं, ये आएगा। ये तो ये पूछेगा क्या सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन मतलब जैसे आप अभी लिए थे वाटर एंड, क्या लिए थे? वाटर एंड शुगर। वाटर क्या था? लिक्विड था। एंड शुगर क्या था? सॉलिड था। अब इसमें ज्यादा अमाउंट में कौन था? ज्यादा अमाउंट में वाटर लिक्विड, ये मैक्सिमम अमाउंट, मैक्स अमाउंट। और ये क्या हुआ? मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट। शुगर मिनिमम अमाउंट। तो जो ज्यादा अमाउंट में जो रहता है उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूट। मैक्सिमम नहीं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट इज द मिनिमम क्वांटिटी, सॉल्यूट द मैटर दैट, द मैटर, द मैटर आर सबस्टेंस that get, that gets dissolved, dissolved in the, जो मैटर, मैटर मतलब शुगर, जो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए वही क्या है? सॉल्यूट है। और फिर सॉल्वेंट क्या है? और इसका अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट। कौन कौन मिनिमम अमाउंट में? सॉल्यूट हमेशा मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट रहे उसे। जैसे शुगर आप
कम लेते हैं, चीनी ज्यादा लेते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड दैट डिजॉल्व, दैट डिजॉल्व द सल्यूट, द लिक्विड दैट डिजॉल्व द सल्यूट। वो लिक्विड जो किसे डिजॉल्व कर रहा है? सॉल्यूट को। और वो है कौन? इसमें तो शुगर, इसका एग्जांपल सॉल्यूट का एग्जांपल क्या हुआ? शुगर। और सॉल्वेंट का एग्जांपल वाटर। और ये हमेशा मैक्स ज्यादा अमाउंट में रहेगा। इट्स अमाउंट विल बी मोर देन, मोर देन, मोर देन सॉल्यूट, सॉल्यूट से ज्यादा अमाउंट। अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों कंबाइंड होके के क्या बनाएंगे? द combination of solute and solvent is known as solution। जैसे आप वाटर एंड शुगर, क्या हुआ? ये दोनों मिक्स हुए तो क्या बनाए? सोल्यूशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेक्स द सोल्यूशन। जब दोनों कंबाइन होंगे और डिजोल्व करेंगे आप, तो क्या बनेगा? वो सोल्यूशन बनेगा। अब इसी पे कुछ एक्सप्रेशन है जिससे आप पता करें कि कितना कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का। उसके तीन तीन तरीके हैं। पहला तरीका जो एक्सप्रेशन निकालने का कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, इसे निकालने के तीन तरीके हैं। पहला परसेंटेज मास बाई मास, दैट मींस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे? इसे निकालने के लिए जैसे मान लो, ध्यान देना है मास किस में होता है? हमेशा ग्राम में। इसमें किस में होगा? हमेशा ग्राम। ये तो दोनों ग्राम में रहे, ये तो दोनों किलोग्राम में रहे, तभी आप इस फार्मूले को लगाओगे। इसका सबसे अच्छा तरीका समझने का कि जब आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, हमेशा हमेशा जो है वो या तो ग्राम में दोनों रहे या तो किलोग्राम में, तभी आप ये फार्मूला लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है ऐसे टाइप का। ये एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है न्यूमेरिकल। अब क्या होगा? जैसे इफ 20 ग्राम शुगर dissolve in 100 gram of water, then find the concentration of sugar by using appropriate method, using appropriate method by using appropriate method। एप्रोप्रिएट मतलब आपको पता करना है कि जो इसके तीन मेथड हैं उसमें से कौन से सबसे उपयुक्त होगा इसे निकालने के लिए। तो आपको देखना होगा दोनों किस में दिए, ये किस में दिया? ग्राम। ये किस में दिया है? ग्राम। जब आपको दिया है 20 ग्राम शुगर, तो ये क्या हुआ? सॉल्यूट। और डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, दैट मींस ये क्या दिया है? सॉल्वेंट। तो आप पहले लिखेंगे क्या? सॉल्यूट। सॉल्व कैसे करेंगे? सोल्यूशन कैसे, ये इसका आंसर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना दिया हुआ? 20 ग्राम। आप लिखेंगे 20 ग्राम। फिर आप लिखेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। फिर आप लिखेंगे कि दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? सोल्यूशन। क्योंकि कॉम्बिनेशन अभी बताएं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेक्स सोल्यूशन। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? सोल्यूशन। सोल्यूशन जब 100 + 20 किए तो आप क्या आ गया? 120 ग्राम।
अब आप इसी मेथड का इस फार्मूले को फिर लिखेंगे कि परसेंटेज मास बाई मास, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट आप कितना पाए, मास ऑफ सल्यूट कितना है 20 ग्राम, मास ऑफ सल्यूट कितना है 20 ग्राम, डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 120 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, 200 डिवाइड बाई 12, 200 डिवाइड बाई 12। जब आप इसे करते हैं तो कितना आएगा, 12 वन जा 12 और 16, ये हुआ 12 वन जा 12, 8 और अपन परसेंट 72, 8 16.66, 16.66% मास बाई मास, यहाँ लिखना है मास बाई मास, परसेंट के बाद मास बाई मास, ये आंसर क्या होगा 16.66% मास बाई मास। ये एक क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और 100% ये क्वेश्चन एक ना एक दूसरे 3 मेथड इसके हैं, एक मेथड ये, दूसरा मेथड दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, जिसमें मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन। हाँ, इसमें क्या होगा, मास नहीं होगा, इसमें नीचे वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा यहाँ वॉल्यूम, वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाई 100। अब वॉल्यूम किस में दिया रहेगा, या तो ml में दिया रहेगा, और मास किस में दिया रहेगा, वो ग्राम में दिया रहेगा, ये ग्राम में दिया रहेगा, ये ml में दिया रहेगा, या ये केजी में दिया रहेगा तो ये दूसरे उसके उससे ज्यादा उसी के सम बराबर अमाउंट के जो जो पैरामीटर होगा उसी में, जो यूनिट होगी उसी में दिया होगा। जैसे एग्जांपल, अगर मास ऑफ सल्यूट क्या है, 20 ग्राम शुगर को, शुगर को अगर शुगर 20 ग्राम है और 100 ml वाटर है, 100 ml नहीं, मान लेते हैं 200, 200 200 ml वाटर है और उसमें मिक्स किया जाता है, तो आपको बताना है कि मास बाई वॉल्यूम उसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो क्या होगा, तो आप दोनों जब ऐड करोगे तो आ जाएगा 220, 220 जो आया ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ये मास ऑफ सोल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। या आपको सीधा दिया रहेगा कि दोनों को मिलाते हैं जब तो सोल्यूशन क्या बनता है, सोल्यूशन जो बनता है वो 20 ml का बनता है, ऐसे दिया रहेगा। मान लो ऐसे 20 ग्राम जब शुगर मिलाएं तो 200 ml जो है वो सोल्यूशन बना। जैसे आप एक गिलास पानी लिए थे, अब उसी में 20 ग्राम जब शुगर मिला लिए, जब शुगर मिला लिए तो आप देखते हैं तो वो 200 ml का हो गया। अब क्या हो गया, इसमें जब आप निकालेंगे तो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, मास ऑफ सल्यूट कितना दिया है 20 और मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है 200, मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 2 से 2 कटा 10%, 10% के बाद मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। एक और जो तीसरे टाइप का है वो क्या है, तीसरे टाइप का जो है वो क्या है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, ऑफ सल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसमें क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन कैसे रहेगा कि मान लो जो सल्यूट का वॉल्यूम है, सल्यूट का जो वॉल्यूम है वो दे दिया 20 ml, और जो वॉल्यूम सोल्यूशन का है, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो मान लिया कि 120 ml है। तो आप निकालेंगे कैसे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ सल्यूट कितना दिया है 20 ml, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है 120, मल्टीप्लाई बाई 100, 16.6, 16.66।
यही आएगा। अ- और यहाँ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वेरी गुड। अब देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है। द मैक्स, ये क्या होता है, जैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती, जैसे आप एक ग्लास पानी लिए हो, 2 चम्मच डालोगे चीनी घुल जाएगा, 3 चम्मच चीनी डालो घुल गया, 20 चम्मच चीनी डाले घुल गया। लेकिन अगर हम कहें एक एक ग्लास पानी लिए हो और 1 किलो चीनी डाल दिए, क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट that can be dissolved, that can be dissolved, dissolved in in solvent at given or given or fixed temperature। क्योंकि टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो कोई चीज और गलाया जा सकता है और उसमें डिजोल्व किया जा सकता है। दैट मीन्स मैक्सिमम अमाउंट, आप जैसे 10 चम्मच 20 चम्मच घुल गया, लेकिन 20 के बाद 21वां नहीं घुल रहा है, तो मैक्सिमम अमाउंट 20 मैक्सिमम। अगर एक गिलास पानी लिए हैं, 20 चम्मच आप डाले, वो घुल रहा है, तो मैक्सिमम अमाउंट। 21वां नहीं घुल पा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि 20 इसका मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एट गिवन आर फिक्स टेम्परेचर, 20 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, उस पर आप डिजॉल्व कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपका नहीं डिजॉल्व हो रहा है। अब यही है सॉल्युबिलिटी। अब क्या है क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आप देखते हो कि आप शुगर एंड वाटर आप मिक्स किए और आप सीड़ा बना लिए, रसगुल्ले का सीड़ा। आप पार्टी में जाने वाले हैं, आप तो रसगुल्ला वहाँ खाएंगे। और देव तो ऑलरेडी ऐसा ही काम कर रहा है, आदित्य देव, ओम ओमन, ये सब यही कर रहे हैं, बारात में केवल जा रहे हैं और देख रहे हैं। स्कूल में पार्टी हो, बारात में पार्टी हो, इनका काम यही चल रहा है। सुनो, क्रिस्टलाइजेशन क्या है। जैसे मान लो ये वाटर है और इसमें शुगर डाले आप, शुगर डाले, उसके बाद इसका क्या बना लिए, एक घोल बना लिए। अब क्या किए, इसे आप जब गर्म करना, अब आपकी पार्टी खत्म हो गई, अब ये शुगर तो बचा रह गया, रसगुल्ला आप खा लिए। अब जो बचा रह गया, उसे आप क्या किए, अब यहां से आप हीट दे रहे हैं, आप हीट दे रहे हैं, तो वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट, वाटर इवेपोरेट हो गया, और जो इसमें शुगर था वो क्रिस्टल फॉर्म में आ गया। बाय यूजिंग हीट यू हैव इवेपोरेटेड द वाटर एंड आप क्या पाए, क्रिस्टलाइज फॉर्म में सॉलिड पा गए जो इसमें शुगर था। यही क्या है प्रोसेस, crystallization, the process in which we get solid form of a solution in which a solute is dissolved, जिसमें एक solute dissolve है। क्या, the process in which the the process in which we get solid form of solute from solid form of solute from solution by heating the solution, by heating the solution solvents get evaporate। हम क्या पाते हैं, सॉलिड फॉर्म पाते हैं, किसका, सॉल्यूट का। और कैसे पा रहे हैं कि सॉल्वेंट को क्या है, उसे इवेपोरेट करके हम पानी को इवेपोरेट कर दे रहे हैं, इतना हीट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या क्या मिल रहा है, हमें सॉलिड फॉर्म मिल रहा है सॉल्यूट का। यही क्या है, यही प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे आप मान लो कैम्फर, कैम्फर मीन्स कपूर, या नेफ्थलीन बॉल, वही नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल,
नेप्थलीन बॉल या कैम्फर। आप जब कपूर को क्या किए, कपूर मान लो है ऐसे, आप इसे हीट किए, आप हीट दिए, आप हीट देते हैं तो ये सीधे गैसियस फॉर्म में चला जाता है, गैस में। ये सॉलिड था और सीधे किस में चला गया, गैस। बिना ये लिक्विड में चेंज हुए सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चला गया। ऐसे ही नेप्थलीन बॉल के साथ होता है। नेप्थलीन बॉल को, यही दोनों इसके एग्जाम्पल है, कैम्फर एंड नेप्थलीन बॉल। when we heat when we heat solid material, it's directly convert into gaseous and passing the liquid state। लिक्विड स्टेट को पास करते हुए सॉलिड से डायरेक्ट किस में चला गया, गैस। इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस सब्लिमेशन क्या है, इन दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस सॉलिड डायरेक्टली चेंज, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इन gaseous state, state bypassing, bypassing, bypassing liquid state। लिक्विड स्टेट को पास करते हुए ये डायरेक्ट किस में चला गया, लिक्विड स्टेट को पास करते हुए डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला गया। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, कैम्फर, और दूसरा क्या लिखेंगे, नेप्थलीन, नेप्थलीन बॉल। अब डिपोजिशन क्या है, आप जब वेपर को, वेपर को कंडेंस करें और आप पाए किसमें, सॉलिड फॉर्म। आप वेपर को कंडेंस किए और डायरेक्ट किस में आ गया, जैसे आप इन्वायरमेंट में वेपर है, इन्वायरमेंट में जैसे आप, बारिश हुई, बारिश हुई तो क्या हुआ, बारिश हुई तो उसके बाद इवेपरेशन होता है, ट्रांस, आप पानी इवेपरेट होके आप गया कहाँ, इन्वायरमेंट में सीधे। और बारिश होगी तो कैसे आएगा, सीधे आएगा। तो आएगा, कभी कभी आप देखते हैं सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं कि बर्फ गिर रहा है। तो इस तरह से डिपोजिशन इसे बोलते हैं कि आप जब आप किसी चीज को गर्म करें तो आप देखिए हाथ ऊपर लगाएं तो उसपे थोड़ी थोड़ी बूंदे आ जाए। अगर आप इतना ठंडा कोई चीज लगाएं जिससे वो डायरेक्ट सॉलिड में बन जाए, वाइपर से डायरेक्ट सॉलिड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। अब सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन ऐसे है जैसे, अच्छा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, करेक्टरिस्टिक कुछ होते हैं। जैसे सस्पेंशन में जो होंगे पार्टिकल वो हमें नेक डाइस से दिखाई देंगे। एक सोल्यूशन है जिसमें, और ये किस तरह का सोल्यूशन है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन, हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है। और दूसरा इस ये नेक, इसमें पार्टिकल जो होंगे नेक डाइस से दिखाई देंगे। पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, पार्टिकल नेक डाइस से हमें दिखाई देंगे, पार्टिकल नेक डाइस से दिखाई देंगे। दूसरा क्या होगा, थोड़े समय तक इसको अगर हम डिस्टर्ब ना करें, डिस्टर्ब इसे अगर ना करें, थोड़े समय के लिए इसे डिस्टर्ब ना करें, तो ये इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो, सेटल डाउन हो, इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। अच्छा, सेम एज क्या है, कोलाइड भी एक क्या है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस है, लेकिन आपको दिखाई कैसे देगा, जैसे होमोजीनियस। जैसे इसका एग्जाम्पल है मिल्क, इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क। अब इसके पार्टिकल क्या है, इसे आप ये इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, इसमें जो पार्टिकल है वो आप डिस्टर्ब हो या ना हो, इसे आप सेटल डाउन, सेटल डाउन, सेटल डाउन नहीं होते।
पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होगा। अच्छा, इसके क्या पार्टिकल आपको नेक्ड आइज से दिखाई देंगे? तो इसके पार्टिकल आपको नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देंगे। पार्टिकल पार्टिकल जो होंगे वो नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देंगे। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? आपके बुक में न्यू एनसीईआरटी में सेंट्रीफ्यूगेशन दे रखा है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो जानना होगा वो जानना होगा सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्यूगल, ये दो तरह के फोर्स होते हैं। ये आपके पुरानी वाली एनसीईआरटी में है लेकिन इसमें शायद नहीं। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है कि जब मान लो ये दो सर्कुलर पाथ पे कोई चीज है और यहाँ से कोई चीजें अगर सर्किल सर्कुलर पाथ पे अगर चक्कर कर रही हैं, तो अगर कोई चीज इस सेंटर से आउटवर्ड फोर्स काम करे, आउटवर्ड सेंटर से जब कोई फोर्स आउटवर्ड काम करे तो सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन जब यही फोर्स सेंटर की तरफ काम करे तो क्या होता है? सेंट्रीपेटल। जैसे आप लोग देखते होंगे जब पानी में भंवर बनती है तो देखो वो इनवर्ड जाती है, तो वो क्या होता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन आप देखते हैं जब स्पिनिंग ऐसे खेलते हैं तो लड़कियां हाथ पकड़ रही हैं और वो नाच रही हैं ऐसे ऐसे करके पकड़ के, तो वो आप गुजरात में एक डांस होता है गरबा, उसमें दो हाथ पकड़ के ऐसे डांस करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे जब हाथ छूटता है तो वो बाहर जाके गिरते हैं, अगर बाई द वे छूटे तो वो क्योंकि वो फोर्स कहाँ काम कर रहा है? आउटवर्ड। ये इसमें फोर्स आउटवर्ड काम करता है, इसमें फोर्स इनवर्ड। इन ए सर्कुलर मोशन व्हेन फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर, तब आप क्या बोलेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन व्हेन इन सर्कुलर मोशन फोर्स एक्ट आउटवर्ड टू द सेंटर देन इट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही दोनों में डिफरेंस। इन दोनों को पिक्चर ऐसे बना लेंगे आपको याद रहेगा। फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपेटल एंड फोर्स एक्ट आउटवर्ड ऑफ द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल। अब आपको ये समझने में सेंट्रीफ्यूगेशन काम आता है। आप देखते हैं कि जब आपके ब्लड को, या आप देखे होंगे जब गंदा कपड़ा जो वो होता है आपकी वॉशिंग मशीन उससे धुलना होता है, आप बार बार देखेंगे आपकी मशीन आपके कपड़े को बाहर साइड ऐसे ऐसे मारती रहती है, बार बार ऐसे ऐसे वो घूमती रहेगी तो वो मारती रहेगी दीवार पे टक्कर। वैसे ही उसका एक और, जैसे आपके ब्लड से, आपके ब्लड में आरबीसी, प्लाज्मा, ये सारी चीजें होती हैं। आपका ब्लड बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, आरबीसी, प्लाज्मा, ये सब। तो आप उसमें सब चीजें अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, अब क्या हुआ कि उसमें क्या होता है कि फोर्स आउटवर्ड काम करेगा, जब जब फोर्स आउटवर्ड काम करेगा, फोर्स आउटवर्ड काम करेगा, जो जो लाइटर पार्टिकल होंगे, जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो क्या होगा? जब एट ए हाई स्पीड हम उसे स्पिन कर रहे हैं, जब हम एक हाई स्पीड पे स्पिन कर रहे हैं तो फोर्स आउटवर्ड लगेगा। जब फोर्स आउटवर्ड लगेगा, जो हैवी पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, हैवी पार्टिकल सेटल डाउन, और जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो कहाँ रहेंगे? वो अबव द अबव द सोल्यूशन, सोल्यूशन के एकदम ऊपर रहेंगे। जैसे आप देखो, जैसे आप मक्खन, नहीं मक्खन तो ठीक है, लेकिन कपड़ा धुलते हैं तो कपड़ा धुलते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं कपड़े को वो नीचे चले जाते हैं और सॉप ऊपर ही रहता है। देखा, डस्ट पार्टिकल नीचे चले जाता है क्योंकि वो कपड़ा धुल रहा है तो वो नीचे चला जाता है बार बार। कपड़ा धुलने के बाद जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो हैवी होंगे, वो नीचे चले जाएंगे, और जो फैन रहता है वो ऊपर रह जाता है, तो वो क्योंकि लाइटर है, वो लाइटर चीजें ऊपर रह जाएंगी। तो सेंट्रीफ्यूगेशन, व्हेन at a high speed there is a spinning of anything, the lighter particle is above the solution and heavy particle gets settled down the bottom। वो जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे ये हैवी पार्टिकल होंगे, हैवी पार्टिकल।
और जो ऊपर होंगे वो कैसे होंगे, लाइटर पार्टिकल। वो लाइटर पार्टिकल होंगे। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, कोगुलेशन। कोगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे मान लेते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हैं। अब मान लेते हैं सभी क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, सभी मान लेते हैं पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे से दूर रहेंगे। लेकिन एक ऐसा निगेटिव पार्टिकल मिलाएं या कैटालिस्ट मिलाएं जिससे ये सब न्यूट्रल हो जाएं, पॉजिटिव निगेटिव मिला के न्यूट्रल हो जाए। जब न्यूट्रल हो जाएंगे तो सब एक पास आ जाएंगे, तो एक क्लम्ब बन जाएगा। क्लम्ब मीन्स जब सब इकट्ठा हो जाए, जब सब इकट्ठा हो जाए, जब सब इकट्ठा हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। और जैसे ही हैवी हुए, ग्रेविटी के कारण ये क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। यही है कोगुलेशन। व्हेन वी ऐड ए कैटालिस्ट in a solution, when we add a catalyst in a solution, the particle gets clumped। क्या हुआ, हमने कुछ मिलाया, जो कैटालिस्ट जो मिलाया उसके कारण क्या हुए, सभी पार्टिकल जो हल्के थे, जो लाइट पार्टिकल थे, वो जब क्लम्ब हुए तो सब एक पास आ गए। जब एक पास हुए तो क्या हो गए, वो हैवी हो गए। और जैसे ही हैवी हो जाता है कोई पार्टिकल, ग्रेविटी के कारण क्या चल रहा है, सेटल डाउन हो जाता है। देन कोगुलेशन, द प्रोसेस इन विच वी ऐड कैटलिस्ट, the all lighter particle gets accumulated or gets clumped, सब एक पास आ जाएंगे, gets clumped, and due to gravity clumped part gets settled down। जो क्लम्ड पार्ट हुआ है, जो पास हो गए सभी पार्टिकल एक पास आ गए, वो हैवी हो गए, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। अब एक कोलाइड होता है। कोलाइड जैसे मिल्क आपको पता है, वो दिखता तो है होमोजीनियस, लेकिन है क्या, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस तो उसके पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देते, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो है कैसा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। और वैसे ही सस्पेंशन में क्या है, सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन कोलाइड सोल्यूशन में पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। जैसे आप मिल्क लिए, आप देखेंगे उसके फैट और जो उसमें तत्व हैं, पोषक मिनरल्स हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते। लेकिन अगर आप वाटर एंड सैंड का सोल्यूशन लेंगे तो उससे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। अब हमें इसी का जो एक इफेक्ट दिखता है, वो टेंडल नामक एक साइंटिस्ट थे, वो एक इफेक्ट बताया। क्या वो बताया कि व्हेन द बीम ऑफ लाइट, व्हेन द बीम ऑफ लाइट passes through passes through passes through a colloidal solution, a colloidal solution, a colloidal solution, colloidal solution, or canopy of tree, or canopy of tree, canopy of tree, or a hole in room, a hole in dark room, dark room। क्या, पहले समझना, when the beam of light passes through a colloidal solution or canopy of tree or a hole in a dark room, जब लाइट एक होल होगा, रूम से पास करेगा, या कोलाइडल सोल्यूशन हो, या कैनोपी ऑफ ट्री। कैनोपी ऑफ ट्री मतलब किसी के ट्री के जो ऊपर का भाग है, पत्तों से बना हुआ पूरा ऊपर भाग है, उससे कोई लाइट बीम, तो क्या होता है, द बीम ऑफ लाइट गेट स्कैटर्ड, द बीम ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट गेट scattered, get scattered, scattered due to due to due to particle of particle of particle of medium, particle of medium, and this effect is known as, this effect is known as, this effect is known
एज एज टिंडल इफेक्ट क्या? बोलो। हाँ हाँ हाँ। उसमें क्या है? मतलब आपका कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड, तीनों से बीम ऑफ लाइट पास करे। देखो, सॉल्यूशन, अच्छा ये सल्यूट लिख दिया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? जो होमोजीनियस है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब उसमें एक वन फेज है, वन फेज है तो उसमें पार्टिकल है नहीं, इसे बीम ऑफ लाइट पास हो जाएगी, स्कैटर्ड नहीं होगी। लेकिन सस्पेंशन में क्या है, पार्टिकल हैं, वो थोड़ा टाइम सेटल डाउन होने में लगता है, इससे जब बीम ऑफ लाइट होगी तो स्कैटर्ड हो जाएगी। और जो कोलाइड होगा उसमें बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, क्योंकि इसके भी पार्टिकल सेटल डाउन नहीं है, इसके भी पार्टिकल, इसके पार्टिकल जब सेटल डाउन हो जाएंगे तब नहीं, लेकिन जब पार्टिकल मीडियम में है तब। और कोलाइड सोल्यूशन मिल्क आपको पता है, इसमें पार्टिकल सेटल डाउन कभी नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भी स्कैटर्ड होगा, इसमें भी स्कैटर्ड होगा, और इसमें स्कैटर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल फेज में होते हैं, ये डबल फेज में दोनों। क्योंकि इसमें कुछ पार्टिकल इसके फैट वगैरह होते हैं, लगता एक है लेकिन है हेट्रोजीनियस। और इसमें क्या है, ये भी हेट्रोजीनियस, ये क्या होता है, होमोजीनियस। ये क्या होता है, होमोजीनियस, ये क्या होता है, हेट्रो। और ये भी हेट्रो, ये भी हेट्रो। दैट्स वाई इसमें, इसमें तो क्या हो जाता है, टिंडल इफेक्ट दिखता है, लेकिन इसमें टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होगा, नहीं दिखेगा। और इसमें, इसमें दोनों में दिखेगा। ठीक। आज के लिए इतना ही। ये वन शॉर्ट वीडियो था क्लास नाइन्थ के चैप्टर एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर एंड दियर सेपरेशन। आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें, लाइक करें और शेयर करें। और जिनका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, या जो कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में करना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई द ऑल comments and try to solve all the problem related to you uh, in science and mathematics. Thank you so much. Like and share, and do share with your friend. Thank you so much.